11th का इतना सारा पोर्शन मेरा खराब हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऊपर से अब क्लास 12th और आने वाली है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाके थ्योरी देखूँ, कहाँ से जाके सवाल लगाऊँ। आई एम सो कंफ्यूज्ड। ऐसे में IIT हो भी पाएगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी क्लास 11th वेस्ट हो चुकी है, बहुत सारे बैकलॉग्स पाइल अप हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे है इन चीज़ों को कवर करने का, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में कंडक्ट कर सकते हैं। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले बना दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं मैं बोलूँगा कि पहले उनको देखें फिर पार्ट 3 पर आएँ, क्योंकि वो दोनों ही प्री रिक्विजिट्स हैं। चीज़ें हो सकता है आपको यहाँ पर समझ ना आएँ अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हुए हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में स्ट्रक्चर किया हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसके बाद आप इस विम्सिकल मैप को भी एक्सेस कर सकते हो। विम्सिकल मैप बेसिकली जो भी ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जिस भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि जब आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे होगे तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आप भूल जाओ। तो जब आप भूल जाओगे तो आपको दोबारा से पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वीडियो में ढूंढ रहे हैं कहाँ पर ये बात बोली थी, ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीधे इस फ्लो चार्ट को तुम एक्सेस कर सकते हो। सीधे तुम्हें ये जो लिखा हुआ है इसको देखना है और जो तुम्हें फॉलो करना होगा तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कुछ सेकंड्स में, है ना। तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझ पर ब्लाइंडली बिलीव कर लो, ये कर लोगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारी की सारी चीज़ें मैंने लॉजिकली यहाँ पर बता रखी हैं और तुम चाहो तो इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी प्रिपरेशन का क्या स्टेटस है मोल्ड भी कर सकते हो, है ना, थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से जो लॉजिकली बेस्ट पॉसिबल प्लान हो सकता है वो यहाँ पर बताया है। बहुत सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान रहे वीडियो को बहुत तमीज़ से देखना, एक भी चीज़ अपने को मिस नहीं करनी है और इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू करना है इसके बाद। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर सबसे पहला है हमारे पास चैप्टर सीक्वेंस, दूसरा है हमारे पास हाउ टू डू अ चैप्टर, तीसरा है हमारे पास व्हेन टू डू अ चैप्टर एंड हाउ टू मैनेज इट विद क्लास 12th, है ना। तो इसको मैंने व्हेन टू डू एंड हाउ टू मैनेज करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चैप्टर सीक्वेंसेस बेसिकली के चैप्टर्स का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले कौन से चैप्टर करने चाहिए, उसके बाद कौन से करने चाहिए, उसके बाद कौन से करने चाहिए, उसके बाद एक पर्टिकुलर चैप्टर को भी तुम्हें कैसे करना है ना। एक पर्टिकुलर चैप्टर को भी बेस्ट पॉसिबल वे में, है ना, टाइम एफिशिएंट वे में करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद ये देखने वाले हैं कि भाई कब चैप्टर को करना शुरू करें। 12th शुरू हो गई है, 12th के साथ कैसे मैनेज करेंगे, या फिर कुछ लोगों की 12th स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम रह गया है तो अभी क्या करें। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं, इनको पॉइंट्स में ब्रेक करके। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले चैप्टर सीक्वेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे नोट्स आते हैं। इनएविटेबली नोट्स ही आने चाहिए। नोट्स के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नोट्स बेसिकली हमारे वो चैप्टर्स होते हैं जो ऐसे 11th के चैप्टर्स होते हैं जो 12th के चैप्टर्स में काम आ रहे होते हैं ना। 12th क्लास के किसी चैप्टर को समझने के लिए हमें नोट्स की ज़रूरत होती है और नोट्स हमारे 11th क्लास के चैप्टर्स होते हैं, समझ रहे हो। तो ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले हमको नोट्स कंप्लीट करने होते हैं, है ना। और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने अभी xyz.com लिखा हुआ है, मैं इसको अपडेट कर दूँगा। विम्सिकल मैप जो है, ये पूरा मैप जो वेबसाइट मैंने अपनी स्क्रीन में खोल रखी है, इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है ना। तो यहाँ पर जो है ये xyz.com लिखा है, उसकी जगह मैं लिंक अपडेट कर दूंगा, ड्राइव लिंक डालूंगा जिसमें नोट्स की लिस्ट अवेलेबल होगी, है ना। इसी तरह से जैसे ये 1 पे मैंने क्लिक किया तो ये खुल गया। इसी तरह से इजी एंड हाई वेटेज टॉपिक करने हैं उसके बाद आपको, तो यहाँ पर जो 1 लिखा है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसकी लिस्ट खुल जाएगी। मैंने यहाँ पर अभी अपडेट नहीं कर रखी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तब ये लिस्ट जो है आपकी अपडेट हो चुकी होगी, है ना। तो लिंक मिल जाएगा आपको इस कमेंट के अंदर, आप उस पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं कि भाई लिस्ट क्या है चैप्टर्स की, है ना। लिस्ट अभी मुझे बनानी है, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं लिस्ट बनाऊंगा, तो जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो ये लिस्ट बन चुकी होगी। दोबारा आते हैं हम जो पहले डिस्कशन कर रहे थे, चैप्टर सीक्वेंस की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमको नोट्स करने हैं, उसके बाद हमको वो टॉपिक्स करने हैं जो हाई वेटेज हैं, समझ रहे हो, जिनका सवाल आने की प्रोबेबिलिटी जेईई मेंस से एडवांस में बहुत ज़्यादा होती है पर वो रिलेटिवली ईजी होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा बाइनोमियल थ्योरम्स ले लो। बाइनोमियल थ्योरम्स का सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, फ्रिक्वेंटली इसके सवाल आते रहते हैं। जेईई मेंस में तो फॉर श्योर आता ही आता है, एडवांस में भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और ये चैप्टर रिलेटिवली ईजी होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आसान होता है बाइनोमियल थ्योरम्स। तो ऐसे चैप्टर्स जो रिलेटिवली ईजी हैं और हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, समझ रहे हो, लॉजिक समझ पा रहे हो इस बात का। पहले हम वो पार्ट करेंगे ना जो रिलेटिवली ज़्यादा स्कोरिंग है, जिससे टेस्ट पेपर में हमारा ओवरऑल स्कोर जो है जल्द से जल्द मैक्सिमाइज हो पाए,
उसके बाद हम आएंगे रिलेटिवली टफ चैप्टर्स, पर वो हाई वेटेज भी हैं, है ना। हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनके सवाल जेईई मेंस एडवांस में हमारे आते ही आते हैं, पर वो चैप्टर्स रिलेटिवली टफ हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो मैं पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम्स का, पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम्स में पीएनसी जो है वो रिलेटिवली टफ है, तो पीएनसी जो है इस नीचे वाले सेक्शन में आ जाएगा, और जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम्स है वो इजी एंड हाई वेटेज में आ जाएगा। इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के चैप्टर्स हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। लॉजिक मैंने तुमको समझा दिया है और रीज़न भी मैंने तुम्हें बता दिया है, जिससे जल्द से जल्द तुम्हारा टेस्ट पेपर में स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज हो पाए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस, फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं, आइसोलेटेड वंस। ये बेसिकली हमारे लो वेटेज टॉपिक्स हैं और आइसोलेटेड हैं। ये किसी चैप्टर के प्री रेक्विजिट नहीं है, इनके सवाल बहुत कम आते हैं पेपर में। और कौन कौन से एग्जाम्पल है ये मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। जैसे हमारा फिजिक्स में एग्जाम्पल हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस टेंशन, है ना। ये चैप्टर आइसोलेटेड होते हैं और रिलेटिवली लो वेटेज टॉपिक्स होते हैं, तो इनको अपन सबसे एंड में कर रहे होंगे। तो ये ऑर्डर मैंने तुम्हें समझा दिया है, इसके साथ साथ लिस्ट भी प्रोवाइड करी है। ये जो तुम सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको डिज़ाइन करने में और ये सारे कमेंट्स को भरने में, लिस्ट को प्रिपेयर करने में, वेरीफाई करने में कि भाई गलत चीज़ ना दे दूँ तुमको, इस सबको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एकदम से नहीं बन गई है वीडियो, 1 महीने से मैं इस वीडियो को बनाने की सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में से जो भी सीखो मेक श्योर टू अप्लाई इट। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ लेट्स कम टू हाउ टू डू अ पर्टिकुलर चैप्टर। अब यहाँ पर ये है यार, देखो तुम्हारी क्लास 11th खराब हो चुकी है, अब तुम 11th और 12th पैरेलली मैनेज करोगे, तो यहाँ पर तुम एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। यहाँ पर हमें चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में कंडक्ट करना होगा कि हम जहाँ से टाइम बचा सकते हैं वहाँ से टाइम बचाया जाए, बशर्ते हमको क्वालिटी नहीं गिरानी। समझ रहे हो, हम जो भी लर्निंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को नहीं गिराना है और उसके साथ साथ टाइम बचाना है। कुछ चीज़ें हैं जो हम अननेसेसरली करते हैं, उनको नहीं करना है और टाइम बचाना है अपना। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने हाउ टू डू अ चैप्टर में डिस्कस करा है, कैसे तुम किसी एक चैप्टर को टाइम एफिशिएंट वे में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भाई क्या है, पहला पॉइंट आता है हमारा थ्योरी। फुल थ्योरी लिखा है, फुल थ्योरी तुमको पूरी तरह से प्रॉपरली कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैंने एक कमेंट भी लिख रखा है, ये जो 1 पे क्लिक करोगे तो फुल थ्योरी के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर हम तुम क्लिक करोगे तो मैंने लिखा हुआ है मेक श्योर टू कंप्लीट द फुल थ्योरी प्रॉपरली विदाउट एनी हेस्ट। जल्दबाजी में हमको थ्योरी नहीं देखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1.75 पे थ्योरी देखना प्रेफर करते हैं, जल्दबाजी में देखते हैं। हो सकता है कि 1.75 पे चीजें तुम्हें समझ आ रही हो, पर व्हाट आई थिंक इज कि वो तुम्हारे दिमाग में बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं रह पाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इसका रीजन भी एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, दैट यू आर वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स द रॉन्ग वे। तुम इस वीडियो को पूरा देख सकते हो ये समझने के लिए कि तुम्हें वीडियो लेक्चर्स कैसे देखने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि फुल थ्योरी को प्रॉपरली करना है, जल्दबाजी में फुल थ्योरी को स्किप कर करके नहीं देखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 शॉट वीडियोस देख लेते हैं चैप्टर को पढ़ने के लिए। इट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड। 1 शॉट वीडियोस किसी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज वो रिविजन के लिए होती हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए नहीं होती हैं। रिपीटिंग द फर्स्ट पॉइंट अगेन, फुल थ्योरी को प्रॉपरली देखना है बिना किसी जल्दबाजी के, है ना। कुछ भी कट शॉर्ट नहीं करना है थ्योरी में हमको। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, पिक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट, है ना। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट उठाना है हमको। ये सेट हमें चूज करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। बताता हूँ मैं कैसे करना है चूज। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम क्लिक करेंगे इस कमेंट पे जो 1 लिखा हुआ है पिक अप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट के आगे, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो मैं प्रॉब्लम सेट के बारे में कहना चाहता हूँ वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डोंट डाइव इनटू कोर एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशियली, फर्स्ट कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स टिल मेंस प्लस लेवल, that means the level between mains and advanced. We will come to advanced level problem solving after covering all or majority of the backlogs till mains plus level. इसको भी मैं हिंदी में समझाऊंगा, पहले मैं इंग्लिश में रीड कर लेता हूँ। You must choose a minimum of 60 solved examples and 100 illustrations, mains and mains plus level combined. The resources that we recommend are in the comments. तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पहले हम सभी चैप्टर्स की सरफेस कवर करेंगे, है ना। सभी चैप्टर्स को हम मेंस और मेंस प्लस लेवल तक कंप्लीट कर लेंगे। मेंस प्लस लेवल क्या होता है, ये टर्म मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, तो इसको याद रखना। मेंस प्लस लेवल इज मेंस और एडवांस के बीच के लेवल के सवाल है ना। जो एडवांस जेईई एडवांस का पेपर आता है उसमें हमारे 30-40% सवाल जो होते हैं वो मेंस प्लस लेवल के होते हैं। तो यहाँ पर मेंस प्लस इज मेंस और एडवांस के बीच के लेवल का सवाल। तो हमें क्या करना है, हर चैप्टर को पहले मेंस प्लस लेवल तक कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा कोर एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाइव इन नहीं करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आई विल रिपीट इट अगेन। सारे चैप्टर्स की सरफेस को कवर करना है, पहले ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को कवर करना है। सारे चैप्टर्स को मेंस प्लस लेवल तक कंप्लीट करना है। एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अपन बाद में उतरेंगे एंड में, है ना, जब सारे चैप्टर्स को अपन कवर कर चुके होंगे या फिर मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स को अपन कवर कर चुके होंगे मेंस प्लस लेवल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि एक चैप्टर को अगर हम पूरी तरह से प्रॉपरली एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो अगला आने वाला चैप्टर होगा हमारा वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। समझ रहे हो? तो गोल पहले क्या था, मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला था कि हमको पहले सरफेस कवर करनी है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस कवर करेंगे तो हमारा टेस्ट में स्कोर बूस्ट होगा।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक चैप्टर को पहले मीन्स प्लस लेवल तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए, सारे चैप्टर्स को मीन्स प्लस लेवल तक कंप्लीट कर लिया जाए या फिर मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स को, उसके बाद कोर एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम एंड में उतरेंगे, है ना। तो इसको मैं एक और छोटे से एग्जांपल की मदद से आई ट्राई टू एक्सप्लेन। लेट्स से अपने को बाइनोमियल थ्योरम्स करना है, तो बाइनोमियल थ्योरम्स का हम एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट चूज़ करेंगे जो हमें मेंस लेवल के सवाल देता है ना, जिसमें मेंस लेवल के सवाल हमारे हैं और कुछ कुछ एडवांस लेवल के सवाल भी हैं, दैट इज़ मेंस प्लस लेवल के सवाल, है ना। मेंस प्लस इज बेसिकली मेंस और एडवांस के बीच का लेवल, और जे एडवांस का जो हमारा पेपर आता है उसमें बहुत सारे सवाल आपके मेंस प्लस लेवल के भी होते हैं ना। मेंस प्लस मैंने ये एक टर्म बना रखा है, इसको ढंग से समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम्स अगर करेंगे तो हम ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट चुनेंगे जिसमें मेंस लेवल के सवाल भी होंगे, बहुत सारे मेंस प्लस लेवल के सवाल भी होंगे, बहुत ज़्यादा कोर एडवांस लेवल के सवाल उस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट में हमें नहीं रखने हैं। ऐसे में अपन बाइनोमियल थ्योरम्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारा जनरली जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह तुमने जो भी ज्वाइन कर रखी हुई कोचिंग की होंगी, उसमें ज़्यादातर सवाल तुम्हारे मेंस प्लस लेवल के ही आते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, या मेंस लेवल के आते हैं, मेंस प्लस लेवल के आते हैं। तो वो सवाल तुम बना लोगे और सरफेस अगर अच्छी खासी कवर कर लोगे तो टेस्ट में तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। आराम से 200 क्रॉस कर सकते हो अगर तुमने बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं मेंस प्लस लेवल तक 11th क्लास के अपने कंप्लीट कर रखे हैं। ऑल्सो यहाँ पर अपनी तरफ से जो मैं रिसोर्सेज सजेस्ट करता हूँ जो मेंस प्लस लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीट करा सकते हैं, वो मैं यहाँ पर उनका भी लिंक डाल दूंगा, है ना। सारी चीज़ें मैं बिल्कुल कंप्लीट रखी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है कि तुम्हें सोचना पड़े, बहुत कन्फ्यूजन में तुम्हें इधर उधर भटकते रहो। जहाँ तक मैं चीज़ों को कंप्लीट कर सकता हूँ, जहाँ तक मैं चीज़ों को तुम्हारे लिए आसान बना सकता हूँ, वहाँ तक मैंने आसान बनाने की कोशिश करी है। तो मेरी तरफ से जो मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट होना चाहिए जो तुम्हारी चैप्टर की मेंस प्लस लेवल तक कवरेज करा दे, वो भी तुम्हें यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, पर लिंक मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद जो है अपडेट करूँगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे अगर हम सेंगेज की बात करें ना, मैथ्स में सेंगेज की बात करें, तो सेंगेज में अगर तुम सिंगल करेक्ट इलस्ट्रेशंस बना लेते हो, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस देख लेते हो और मल्टी करेक्ट कर लेते हो, है ना, तो यहाँ से ये जो पूरा हिसाब किताब है तुम्हारा मेंस प्लस लेवल तक चीज़ों को कवर कर देगा। सेंगेज में एडवांस लेवल सवाल फिर कहाँ पे होते हैं, सेंगेज के जो हमारे इंटीजर टाइप होते हैं और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं ना। सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, सॉल्व्ड एग्जाम्पल इज़ अ डिफरेंट थिंग। सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो होते हैं और सिंगल करेक्ट इलस्ट्रेशन जो होते हैं हमारे, सॉरी सिंगल करेक्ट नहीं, इंटीजर टाइप जो होते हैं हमारे बैक में पीछे दे रखे होते हैं, लास्ट एक्सरसाइज होती है वो, उसमें हमारे कुछ कुछ सवाल जो हैं वो एडवांस लेवल के अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, तो उनको अपन ना करें, उनको बाद में करें। सेंगेज में सिर्फ अपन सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस, सिंगल करेक्ट इलस्ट्रेशंस, मल्टी करेक्ट इलस्ट्रेशंस इतना देख लें, तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है मेंस प्लस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। हम ज़्यादातर सवाल जेईई मेंस लेवल के आराम से बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तो बता दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट कैसे पिक करना है, और जो मेरे रिकमेंडेशंस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट के हैं ना, मैंने काफ़ी लेवल से पहले वेरीफाई करा है, ऐसी रैंडमली कोई भी चीज़ मैं तो मैं नहीं दे दूंगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगला हमारा जो लाइन लिखी हुई है वो है, अगला स्टेप जो है ऑब्जर्व एग्जाम्पल्स, उसके बाद कुछ लिखा हुआ है टाइम्ड प्रैक्टिस, उसके बाद लिखा हुआ है टेस्ट फ्रॉम आरआरबी, उसके बाद लिखा हुआ है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। समझते हैं भाई इनका क्या मतलब है। ऑब्जर्व एग्जाम्पल्स का मतलब ये है कि जब भी तुम एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर लो, है ना, थ्योरी कंप्लीट करोगे, नोट्स बनाओगे, उसमें कुछ सवाल सर कराएंगे, वो तुम सॉल्व करोगे। उसके बाद जब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उतरो तो डायरेक्ट सवाल सॉल्व करने मत लग जाना, पहले कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व होता हुआ देखना, है ना। आई रिपीट इट अगेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उतरो पहले कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व होते हुए देखना, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उतरना, क्योंकि एकदम से अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उतर जाओगे तो बहुत सारे सवाल नहीं बनेंगे, है ना, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे लिए नया है, इसके सवाल तुम्हारे लिए नए हैं। सवालों की डिडक्शन फॉर्म्स, डिडक्शन टाइप्स, सवाल सॉल्व किस तरह से होते हैं इस चैप्टर की, तुम्हारे लिए नया है। तो पहले अगर 5 6 10 15 सवाल बनाओगे तो डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि बनेंगे ही नहीं सवाल, समझ रहे हो। इसीलिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स को हमें ऑब्जर्व करना है। कौन से एग्जाम्पल होंगे, जैसे सेंगेज का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो सेंगेज में तुम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, सॉरी सॉल्व्ड एग्जाम्पल नहीं, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस। सेंगेज में सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब अपने को सॉल्व नहीं करना है, सीधे इनका सॉल्यूशन ऑब्जर्व करना है। और सॉल्यूशन इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि अगर 15 20 30 दिन बाद तुमसे कोई सवाल ला के पूछता है कि भाई कैसे सॉल्व होगा, तो तुम उसको सॉल्व कर पाओ, समझ रहे हो। आई विल रिपीट माई स्टेटमेंट अगेन, तुम्हें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को इस तरह से ऑब्जर्व करना है, सॉरी सेंगेज के सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस को, है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं सेंगेज के, मान लो तुम सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन उठाते हो ऑब्जर्वेशन के लिए, तो तुम्हें उन्हें इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि अगर मैं इन सवालों में से कोई भी एक सवाल 10 15 20 30 दिन बाद लाके तुम्हें दूं तो तुम उसे सॉल्व कर पाओ, है ना। बहुत तमीज़ से ऑब्जर्व करना है, जल्दीबाजी में नहीं। कुछ सवालों में अटकोगे भी, उनको डाउट सॉल्वर की मदद से सॉल्व करो, या फिर खुद से थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, 5 6 मिनट दो, दिमाग लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो हमें एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है ना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। उसके बाद हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर उतरना है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें करनी है वो भी हमें टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ द स्टेप नंबर 4। ये अभी इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मेक श्योर नॉट टू इन्वेस्ट वे टू मच टाइम ऑन अ सिंगल इलस्ट्रेशन, डू इट विद टाइम प्रैक्टिस। ये क्या हो गया भाई, एकदम से बंद हो गया, व्हिमसिकल इज डिस्कनेक्टेड, रिकनेक्टिंग, नेट बंद हो गया मेरे ख्याल से।
ऑल राइट, तो यहाँ पर चीज़ें मतलब ओके, तो ये वापस से रिकनेक्ट हो गया है, हम टाइम प्रैक्टिस पे थे। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है मेक श्योर नॉट टू इन्वेस्ट वे टू मच टाइम ऑन अ सिंगल इलस्ट्रेशन, डू इट विद टाइम प्रैक्टिस। इनिशियली यू कैन सेट अ टाइमर ऑफ 8 minutes पर illustration, then decrease it to 7, then 6, then 5. If you can't solve illustrations in the applied time constraint, simply observe its solution and move on to the next question. Move की जगह more लिखा हुआ है, please ignore it. Time practice will help you to cover more in relatively less time. It is an efficient way of problem solving that also prepares you in developing paper solving mindset too, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ। टाइम प्रैक्टिस करनी है, एक सवाल को लिमिटेड टाइम के साथ करना है। इनिशियली अपन 7 मिनट का टाइमर लगा सकते हैं एक नॉर्मल एवरेज मेंस या मीन्स प्लस लेवल सवाल के लिए, और अगर 7 मिनट में वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो इट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। उसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से देखो, है ना, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ। इस तरह से तुम्हें सारे सवाल सॉल्व करने हैं। तो तुमने मान लो 20 सवाल किए और तुमसे 15 सॉल्व नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली फाइन। पर सोल्यूशन उनका इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि इन 15 में से कोई भी एक सवाल अगर मैं तुमसे 1 महीने बाद पूछता हूँ तो तुम उसे सॉल्व कर पाओ, है ना, क्योंकि उसका सोल्यूशन ही तुमने बहुत तमीज़ से देखा था। तो हमें टाइम प्रैक्टिस करनी है। पहले टाइमर 7 रखना है, 7 मिनट। उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़े अच्छे हो जाओ, 50-60 सवाल लगा लो, उसके बाद 6 कर देना। उसके बाद आखिरी के 20-30-40 सवाल रह जाएँ तो उसे 5 मिनट कर देना टाइमर को, है ना। तो डिक्रीज़ करते जाना जैसे तुम इंप्रूव होते जाओ। इससे तुम्हारा पेपर सॉल्विंग माइंडसेट भी बनेगा, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितने टाइम में सवालों को सॉल्व कर पा रहा हूँ ना। क्योंकि पेपर जब हम दे रहे होते हैं तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि तुम सवाल सॉल्व कर पा रहे हो, उसको जल्दी सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन, एक्यूरेसी, स्पीड, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखते हुए चलनी पड़ती है जब एक पेपर को सॉल्व करने की बात आती है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने बता दिया, पहले एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद टाइम प्रैक्टिस के फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। टाइम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक सवाल में तुम अगर 15-15 मिनट डूबे रहे फिर तो तुम्हारा हो गया ये चैप्टर पूरा, फिर पूरा चैप्टर नहीं हो पाना, है ना। क्योंकि वैसे ही बैकलॉग बना हुआ है, उसमें भी तुम 15-15-20 मिनट दे रहे हो एक सवाल को, तो फीजिबल नहीं रहेगा, है ना। टाइम प्रैक्टिस मस्ट है, सारे पॉइंट मस्ट है ना। सारी चीज़ें मैंने बहुत तमीज़ से लिखी हैं, स्ट्रक्चर करके, सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली। इसके बाद अपन क्या करेंगे, रेजोनेंस रैंक बूस्टर से एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे लेंगे। देखो, हर कोचिंग का रिवीजन पैकेज होता है, रेजोनेंस का रिवीजन पैकेज रेजोनेंस रैंक बूस्टर होता है। इसमें हर चैप्टर के ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम एज अ टेस्ट दे सकते हैं। मैंने रेजोनेंस रैंक बूस्टर ही क्यों चूज़ किया है, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि इसमें कंसेप्ट कवरेज बहुत बढ़िया होती है ना। आई रिपीट इट अगेन, रेजोनेंस रैंक बूस्टर में हमारी जो कंसेप्ट कवरेज होती है वो बहुत बढ़िया होती है, इसीलिए मैंने आरआरबी चुनी है। ऑल राइट, तो टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट दोगे, टेस्ट को देने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है। अगर ऐसा निकल के आए कि भाई 30 सवाल थे, 30 में से तुम सिर्फ 8, 9 या 10 ही बना पाए, तो मतलब तुमने कुछ गड़बड़ करी है ना। ऊपर की पूरी प्रोसेस में कोई तो ऐसी चीज़ है जो तुम गलत तरह से कर रहे हो। इस प्रॉब्लम को फिर उसी मोमेंट पर रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत आएगी तो मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हो तुम टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू या डिस्कॉर्ड के थ्रू, यहाँ पर जहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ, जिस टाइम पर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा। ऑल राइट, या फिर अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो ये स्किल डेवलप करो कि खुद से कैसे डेवलप करोगे ना। ये जो सारी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है, ये ऐसा नहीं है कोई खुद से नहीं बना सकता, कोई बना सकता है ना, फॉर श्योर बना सकता है। तो खुद का दिमाग भी ऐसे डेवलप करो कि तुम लॉजिकल डिसीजन ले पाओ, सही है ना, कि बेस्ट पॉसिबल चीज़ तुम क्या कर सकते हो, इसका तुम लॉजिकल डिसीजन ले पाओ खुद से, है ना। तो यहाँ पर टेस्ट अगर तुम देते हो आरआरबी से और तुम्हारे ऐसा होता है कि भाई 8-10 सवाल ही बन पा रहे हैं 30 में से, तो मतलब तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में गड़बड़ी करी है, या फिर सिली मिस्टेक्स बहुत कमिट कर दी, या फिर कंसेप्ट ढंग से नहीं पढ़े थ्योरी करते वक्त, है ना। तो आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हर चैप्टर करने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देना चाहिए, है ना। ऑनगोइंग चैप्टर्स के लिए भी ट्रू है ये, बैकलॉग्स के लिए भी ट्रू है। उसके बाद उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, है ना। अब ये स्टेज आ गई, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने इसकी रीजनिंग दी हुई है कि मैं आरआरबी को क्यों रेफर करता हूँ ना। सारी चीज़ें ध्यान रखना, लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा कि भाई अंधविश्वास कर लो मेरे ऊपर, है ना, कि भाई हो जाएगा काम, मैंने तुम्हें बोल दिया भाई बस 4 महीने ये फॉलो कर लो, तुम बस ये टॉप 100 ले आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ों की मैं लॉजिकल रीजनिंग दे रहा हूँ। ऑल राइट, उसके बाद अपने को जब सब कुछ हो गया है, चैप्टर आरआरबी से तुमने टेस्ट दिया और तुम्हारे 15 से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं तो भी ठीक है ना। कायदे से 20-25 सवाल बनने चाहिए हमारे, या उससे ज़्यादा। पर अगर 15 ही बन रहे हैं तो इट्स फाइन, है ना। तो भी कुछ गलती कर रहे हो, उस गलती को आइडेंटिफाई कर लेना। पर अगर 10 से कम बन रहे हैं तो कुछ बहुत ही बड़ा तुमने गलत किया है, इस चैप्टर को तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, है ना। जो लूप होल्स हैं उनको दोबारा फिल करना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन स्टेज है। टेस्ट फ्रॉम आरआरबी इज अ वेरिफिकेशन स्टेज टू वेरीफाई कि ऊपर के स्टेप्स जो है वो ढंग से किए है कि नहीं। ऑल्सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट की मैंने बात करी थी, पिकअप प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट, इसमें आई थिंक कि अराउंड 150 to 180 क्वेश्चंस तो होनी चाहिए ना। ये मैं इंट्यूटिवली एक नंबर बता रहा हूँ तुमको। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा तो शॉर्ट नोट्स बना ही लेने। और लॉन्ग नोट्स तुम बना ही रहे होगी तो फुल थ्योरी तुम कर रहे होगे ना। लॉन्ग नोट्स भी बनाने, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, पर फुल थ्योरी करते वक्त अपने को लॉन्ग नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स भाई कैसे बनाने होते हैं,
इसकी वीडियो का लिंक भी तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा इस कमेंट में, जब इस 1 पे क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो ये भाई हमने कंप्लीट कर लिया हाउ टू डू अ चैप्टर। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चले गए हम। तो जो स्टूडेंट इसको ढंग से फॉलो करेगा, आई थिंक उसके ड्रास्टिक रिजल्ट्स आएंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसको ढंग से फॉलो करना खुद में एक आसान काम नहीं। अरे बाप रे, क्या खुल गया। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था कि इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि इनको ढंग से फॉलो करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक जेन्युइनली सिंसियर स्टूडेंट ही इसको प्रॉपरली फॉलो कर पाएगा और प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं भाई। व्हेन टू डू एंड हाउ टू मैनेज विद क्लास 12th। ये बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे भाई कैसे मैनेज करें क्लास 12th के साथ। देखो, जिनकी 11th अभी ख़त्म नहीं हुई है ना, जिनके अभी 12th आने में टाइम है, तो अभी तो तुम पूरा टाइम 11th के बैकलॉग्स को ही दो। इसी ऑर्डर में चीज़ों को करो जो मैंने अभी पीछे के 2 सेक्शंस में, इन दोनों सेक्शंस में बताई है। जब 12th शुरू हो जाए तब कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, तो डू इट इन पैरेलल टू क्लास 12th, है ना। क्लास 12th के पैरेलल में करना है। दिन को हमें 3 रेशियोज़ में डिवाइड करना है, 3 भागों में डिवाइड करना है। एक भाग होगा रिवीजन के लिए, डेली बेसिस पे रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू, और एक भाग होगा हमारा बैकलॉग्स के लिए, है ना, बैकलॉग्स कवर कर रहे होंगे। एक भाग होगा हमारा ऑनगोइंग चैप्टर जो हमारे क्लास 12th के चल रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने रेशियोज़, एक जनरल रेशियो दिया है 1:4:9, है ना। दिन में अगर तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा रिवीजन के लिए होगा और 4 घंटे बैकलॉग्स के लिए होंगे। 9 घंटे तुम्हारे ऑनगोइंग चैप्टर जो सर पढ़ा रहे हैं तुम्हारे, है ना, उनके लिए होंगे। और ये ध्यान रखना, ये थ्योरी की वीडियोज़ मिला के हैं, वीडियो सेशंस या जो तुम क्लास अटेंड करते हो उसको मिला के है ना। ये 14 घंटे उसको मिला के हैं, सेल्फ स्टडी के 14 घंटे नहीं है ये। ऑलराइट, ये रेशियो तुम मोल्ड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी सिचुएशन कैसे चल रही है। लेट से किसी दिन सर ने होमवर्क कम दिया है, फिर वीडियो लेक्चर्स ही कम हुए, तो तुम बैकलॉग का टाइम बढ़ा सकते हो, है ना। ये जो 4 लिखा है, इस 4 को तुम बढ़ा सकते हो, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी सिचुएशन क्या है, इन रेशियोज़ को तुम मोल्ड कर सकते हो। पर मैंने तुम्हें बता दिया कि इन तीनों चीज़ों को फ्रिक्वेंटली कंडक्ट करना है। और रेशियोज़, जनरल रेशियोज़ ये हो सकते हैं, है ना। इन रेशियोज़ को मोल्ड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट फिट्स यू द बेस्ट। तो इस तरह से तुम्हें करते हुए चलना है। टाइम लगेगा थोड़ा, बैकलॉग्स को कवर करने में हो सकता है 4-5 महीने लग जाएँ, कुछ को 6-7 महीने भी लग जाएँ, कुछ को 2-3 महीने ही लगें, डिपेंडिंग ऑन कितने बैकलॉग्स क्रिएट कर रखे हैं। पेशेंटली इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते चलना है ना, हार नहीं माननी है, पेशेंटली फॉलो करते रहना है। ऑलराइट, आफ्टर कवरिंग द सरफेस टिल मीन्स प्लस लेवल, स्टार्ट एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। जैसे कि मैंने बताया, एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग हम एंड में करेंगे, जब सरफेस कवर कर लेंगे या मेजॉरिटी ऑफ सरफेस कवर कर लेंगे, उसके बाद अपन एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उतरेंगे इन चैप्टर्स की। जैसे अगर हम मैथ्स में बात करें तो संगीत के जो हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो एडवांस लेवल होते हैं, जो हमारे इंटीजर टाइप होते हैं वो एडवांस लेवल होते हैं, है ना। तो एडवांस लेवल के क्या क्या रिसोर्सेज हैं वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा एक बार, कि जब भी तुम एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। ऑलराइट, पर ये बिल्कुल एंड की चीज़ है ना, ये 2-3 महीने तक तो किसी के लिए ये स्टेज नहीं आनी। बहुत लोगों की ये स्टेज आ गई होगी 1:4:9 वाले रेशियो की, तो जल्दी से शुरू कर दो चीज़ों को प्रॉपरली कंडक्ट करना। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरी स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस कर ली है। 1 मिनट जूम आउट करते हैं पहले चीज़ों को। जूम आउट कर रहा हूँ तो सब कुछ ही जूम आउट हो जा रहा है, अरे बाप रे। तो ये मैप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा था चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करने के लिए। अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी है कि हर एक स्टूडेंट का मैं केस कवर कर पाऊँ, और डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है स्ट्रैटेजी को मोल्ड कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर है, इसको एज इट इज़ ही फॉलो करना है। तुम्हें लगता है भाई कोई स्टेप, तुम्हारा लॉजिक कहता है, तुम्हारे पास लॉजिकल पॉइंट है कि भाई ये स्टेप मुझे इस तरह से करना चाहिए, बेहतर रहेगा, डेफिनेटली गो फॉर इट, है ना। मैंने अपनी तरफ से बताया बेस्ट पॉसिबल लॉजिक क्या है, तुम्हारा लॉजिक और बेहतर हो सकता है ना। तो डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन तुम कैसे स्टूडेंट हो, तुम्हें तुम्हारे बारे में मुझसे ज़्यादा पता है, तो तुम चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, है ना। तो ये मैंने बताया जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो सकती है क्लास 11th के बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। बहुत डिटेल में कवर करी है मैंने चीज़ें। आई होप इसको स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, और मेरे को लगता है बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट है जिसने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा है, तो एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना वॉच डॉल। मैं देखना चाहता हूँ कितने डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं जो प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली समझ रहे हैं ना। मैं कितने स्टूडेंट्स का फ़ायदा कर पा रहा हूँ, है ना। मैं अपनी सक्सेस को ऐसे ही मेजर करता हूँ, एक्सटर्नल सक्सेस को, कि मैं कितने स्टूडेंट्स का फ़ायदा कर पा रहा हूँ। तो जितने कमेंट करते हैं, जैसे एक बार तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुमने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा है, #watchedall, है ना, WATCHEDALL। तो अगर 100 लोग कमेंट करते हैं या 30 लोग कमेंट करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि जितने कमेंट कर रहे हैं उसमें से भी 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, है ना। दैट्स व्हाट आई इंट्यूटिवली थिंक। तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो, काफ़ी डिटेल वीडियो थी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप तुम इसे फॉलो करोगे।